Yes, can we start? So, we are talking about the amendments which are related to this particular topic. First of all, SEBI ICDR regulations. So, I am using your ICSI supplement. हो सकता कोई के फॉर्मेट थोड़े से अलग हो, पर आप अगर टर्न करेंगे पेजेस को और चेक करेंगे, जहां पर भी सेबी ICDR regulations का अमेंडमेंट दिया हुआ है, वहां पहुंच जाइए पहले. So, you can pause the video, you can wait for 2 minutes. I'll wait for 2 minutes in the live session. बट आप एक बार पॉज कर लीजिए और आप जल्द से सेबी ICDR अमेंडमेंट्स के इस पर्टिकुलर पोर्शन के पास पहुंच जाइए. नाउ लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट हेडिंग रन्स लाइक दिस, अगर आप देख रहे हो. यस, सो दिस अमेंडमेंट इज बेसिकली इन द टॉपिक कॉल्ड प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ये अमेंडमेंट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है और ये आपके इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन है. एंड आई हैव विथ मी द सेबी मैनुअल. अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है बिकॉज ये ग्रीन कलर की कवर है, क्रोमा बैकग्राउंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये लेटेस्ट सेबी मैनुअल है, एकदम लेटेस्ट. मैंने 3 वॉल्यूम्स इसके अभी परचेज भी किए थे कुछ दिन आगे, कुछ महीनों आगे. एंड आई यूजुअली डू इट एवरी 6 months आई परचेज द न्यू सेबी मैनुअल. इसमें फायदा क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या किसी IPO को आप संभाल रहे होंगे, इसमें बहुत अच्छी तरीके से डेट वाइज सब कुछ मिल जाता है, जहां पर आप अर्स्ट वाइल प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस को और नए वाले को बहुत बेटर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं. अब आप बोलेंगे सर ये सप्लीमेंट में तो दिया हुआ ही है. सप्लीमेंट में दिया हुआ है, बट कई बार हम ओरिजिनल ट्रैक को भी जानना चाहते हैं कि अमेंडमेंट के पहले क्या था. तो इसलिए हम इस टाइप के बेयर एक्ट या बेयर मैनुअल्स को, जो ओरिजिनल पब्लिकेशन को कंपाइल करते हैं, वी मस्ट हैव इट इन आवर ऑफिस. तो जो भी इसको देखे, अगर आप साल में कभी बुक्स या पीरियोडिकल्स कोई परचेज करना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो ओरिजिनल टैक्समैन के कंपनी लॉ मैनुअल, सेबी मैनुअल, साल में कम से कम एक एडिशन तो आपको परचेज करना ही चाहिए. एंड इफ यू कैन मैनेज देन ऑल्सो बाय 2, बिकॉज हर हाफ ईयरली में कुछ चेंजेस होते हैं और फिर से नया कंपाइलेशन रिलीज होता है. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द मेन स्ट्रीम एक्टिविटी टुडे. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हम सभी जानते थे. आई एम नॉट स्टेपिंग इन टू दैट डिटेल. तो ये जो 112, मैं एक ओरिजिनल रेगुलेशन खोल लेता हूँ, आपको भी नहीं खोलने की दरकार. यू डोंट हैव ऑल्सो माई बुक. आप सिर्फ अपने नोट्स में देख सकते हैं, जहां पे भी ICDR के अंदर ये 112 नंबर जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे कुछ था, मैं पढ़ के सुनाता हूं. द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एनी इशूअर हु डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर. ओके. एंड सेकेंड एक क्लॉज नंबर और था, जो पुराना क्लॉज था, जिसके इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आ रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years. ओके. एंड आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट रहा है पिछले 3 सालों का, एंड है. ओके. एंड अगर आपके प्रमोटर्स और ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो मिनिमम परसेंटेज से ज़्यादा, तो वो कर सकते हैं. और एक्सेस परसेंटेज ऐसे डिटरमिन होगा. ऐसी क्लॉज पहले भी थी. सर, तो नया क्या आया है? पहले क्या था कि आप लास्ट 3 साल से लिस्टेड हैं और 3 साल से ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड पेमेंट का है. पहले ये देखते थे हम, तो आपके पुराने नोट्स में ये मिलेगा, आप चेंज कर सकते हैं. बट अब क्या लिखा हुआ है? इट विल नॉट अप्लाई, नंबर 1, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर एटलीस्ट 3 years. ओके. फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड पहले भी था, वहां पे भी 3 years था. अब नया क्या आया है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट. एक रेफरेंस डेट को जो हम बेस बना रहे हैं, वहां से 3 साल से वो लिस्टेड हो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो. द वर्ड इज व्हाट? लुक एट द कैच. फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. ये सब हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या होता है. इवन इन टेक ओवर कोड वी हैव डन दोज थिंग्स. तो आपके इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो फॉर लास्ट 3 years प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट. एंड सेकेंड क्राइटेरिया, आप भी 2 लिख रहे होंगे, ये नया जुड़ा है. कंपनी के पास अगर इन्वेस्टर के कुछ कंप्लेन्स आए हों, तो 95% ऑफ द कंप्लेन्स टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर, पिछले क्वार्टर तक जो भी कंप्लेन्स आए हों टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट, पिछले क्वार्टर तक जो भी आपके आए हों, जितने भी कंप्लेन्स, 95% कंप्लेन्स हमने रिड्रेस भी कर दिया हो टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट. ओके. थर्ड पॉइंट मैंने 3 लिखा है यहां पर. आपकी कंपनी सेबी LODR रेगुलेशंस का पालन कर रही है. सेबी LODR रेगुलेशंस का पालन कर रही है आपकी कंपनी पिछले 3 सालों से इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट.
यानी यहाँ पे एक नया वर्ड बार बार आ रहा है इस बार, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेफरेंस डेट। तो 3 चीजें हैं कब आपको नया वाले क्लॉज के अंदर, एक तो था पहले वाला क्लॉज आज भी बरकरार है कि मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा अगर आपके पास आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। सेकेंडली, अगर आपकी कंपनी ये तीनों कंडीशंस का पालन कर दे, आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो रहे हैं पिछले 3 सालों से प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। लोग क्या लिख के आते हैं, योर शेयर्स आर लिस्टेड फॉर 3 इयर्स, मार्क्स नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, स्टार लगाइए, ऑब्जर्व करिए। सेकंड पॉइंट जो आपको देखना पड़ता है यहां पर, दैट इज कि आपकी कंपनी ने 90% नहीं 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो भी इन्वेस्टर्स से आया है उसको रिड्रेस कर दिया टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रेफरेंस डेट। थर्ड, आपकी कंपनी ने पिछले 3 सालों से सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का भी पालन किया है immediately preceding the reference date. So all 3 parameters satisfied. Now, अब इसमें एक अच्छा यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइजो क्लॉज जोड़ा था इसी के अंदर। ये बेसिकली ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अगर आप बेयर एक्ट पोर्शन देखोगे, इट्स रेगुलेशन 112 के अंदर ये एक क्लॉज है बी, उसके अंदर ये रोमन 1 एंड रोमन 2 है, और उसी रोमन 2 के बाद एक प्रोवाइजो क्लॉज जुड़ा है। सो व्हाट इज इट, लेट अस ऑब्जर्व। ओके, सो यहाँ प्रोवाइजो क्लॉज क्या बोल रहा है कि इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, अगर आपकी कंपनी ने सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं किया था रिलेटिंग टू बोर्ड कॉम्पोजिशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टर्स चैप्टर में भी, इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इतने एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इतने आपके यहाँ होने चाहिए। अगर आपका कोई भी पिछले 3 सालों में किसी भी क्वार्टर में, अगर पिछले 3 सालों में कभी भी कंप्लायंस नहीं हुआ था, बट आज के दिन आप कंप्लाई कर रहे हैं, ये क्या पॉइंट है यहां पर, बट एज ऑन डेट, यानी कि जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, आज के दिन आप अगर कंप्लाई कर रहे हैं और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आर मेड, adequate disclosures are made in the offer document about the non-compliances during the last 3 years, then it shall be deemed as a compliance। कि कब माना जाएगा कि compliance हुआ है, अगर आपने सपोज कभी बोर्ड कॉम्पोजिशन वाले पॉइंट को लेकर है यहां पर, कि सपोज आपने बोर्ड कॉम्पोजिशन का पालन नहीं किया है पिछले कोई किसी क्वार्टर में, पर फिर भी रिलीफ माना जाएगा अगर आपने डिस्क्लोजर्स कर दिया है, पिछले 3 सालों में आपने जो जो गलतियां की थी सारी डिस्क्लोज भी कर दी, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग यू वर कंप्लाइंग विद दीज पॉइंट्स। आपकी जो गलतियां हुई आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, और जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल कर रहे हैं, आपने पुरानी गलतियों को सुधार कर अपने बोर्ड कॉम्पोजिशन को भी ठीक कर लिया है। तो ये बड़े से पॉइंट में एक्सेप्शन आ सकता है, मतलब इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ केस स्टडी, कि देगा कि कंपनी बोल रहा है कि वी विल नॉट कीप मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बट उन्होंने सेबी लोडर के बोर्ड कॉम्पोजिशन का तो पालन नहीं किया। तो जो लोग सिर्फ ये यहां तक ही पढ़ के जाते हैं कि शॉर्ट पढ़ लें, वो लिख के आएंगे यस यस, देन इट विल नॉट गेट द रिलीफ। पर इधर एक्सेप्शन था, मान लिया आपने बोर्ड कंपोजिशन का उल्लंघन किया था पहले, पर आप जिस दिन डेट ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, उस दिन अगर आप इन चीजों का ऑलरेडी रेक्टिफाई करके सब ठीक कर चुके हैं, देन यू मे एस्केप दिस, मतलब आप नहीं फंसेंगे इस ट्रैप में, और आप अभी भी मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं लाने की दरकार है। उसमें एक शर्त बस और है कि आपने अपने सारे नॉन कंप्लायंसेस का एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स किया हो पिछले 3 सालों में, preceding the date of filing the draft offer document। okay, so this was your minimum promoters contribution वाली बातें जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और रेफरेंस डेट बेसिकली क्या होता है, डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी, और अगर कोई फास्ट ट्रैक इशू ला रहे होते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी एंड बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। ये सब मेन रेगुलेशंस में लिखा रहता है, डिटेल जो सेबी मैनुअल के रेगुलेशंस, हमारे रेफरेंस डेट को भी समझाया हुआ है। नाउ लुक हियर, यहां पर एक नई बात हो रही है कि जो अगर आप जैसे मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इफ यू रिमेंबर इन पब्लिक इशू क्या होता है, इट इज आइदर 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू और 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। ओके, नाउ अगर आप ज्यादा लगाना चाह रहे हैं, आप 27% सपोज लगाना चाह रहे हैं, तो 7% एक्सेस है। तो इफ द प्रमोटर्स प्रपोज टू सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ग्रेटर दैन, okay, higher of the 2 options which I just said, what is the higher of the 2 options, either 20% of the proposed issue या 20% of the post issue capital। हायर वाले से अगर आप ज्यादा लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
किस प्राइस पर आप लगाएंगे, व्हाट इज द प्राइस, तो उसके लिए इन्होंने लिखा है इट विल बी एट अ प्राइस विच इज डिटर्मिन्ड एज द प्राइस इज डिटर्मिन्ड इन प्रेफरेंशियल इशू। तो ये प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन नंबर बहुत फेमस होता है, रेगुलेशन 164, वहां पर जो प्राइस है उसके अनुसार डिटर्मिन होगा, और द इशू प्राइस विच एवर इज हायर। तो दिस कैन कम फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन कि अगर ये, दिस इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रिमेंबर कि आप अगर हायर प्राइस पर लगाना चाह रहे हैं तो इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द प्राइसिंग नॉर्म। तो प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन 164 में एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूं। वैसे तो अब आपका एग्जाम पास है, आपको आना ही चाहिए, बट स्टिल आई विल रीड इट आउट फॉर यू। वो एक फेमस लाइंस थी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड average price of the equity shares on the stock exchange during 26 weeks before the relevant date, एक बार during 2 weeks before the relevant date। याद आ रहा है, जिन कंपनी का लिस्टिंग हुए अगर 26 हफ्ता हो गया उनका ऐसे कैलकुलेट होता था, और जिनके यहाँ 26 हफ्ता से लेस है वहाँ पर जितना पीरियड का हुआ है उतना का एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड वीकली लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जिस पीरियड का आपका हुआ है, या ड्यूरिंग 2 weeks प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। तो ये 164 के इस रेगुलेशन के अनुसार आपकी प्राइसिंग डिटर्मिन होगी, यहां पर लिखा हुआ है। ओके, एंड ये जो एक्सेस, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो था, पहले एक प्रोविजन था पॉइंट सी में, दैट द एक्सेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लॉक इन। जैसे एक लॉक इन होता था, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक इन, कि जो आप एक्सेस लगाते थे वो लॉक इन नहीं होता था। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चीज़ आया है, दैट एक्सिस्टिंग प्रोवाइजो विच स्पेसिफाइज दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइन, दैट इवन एक्सेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी लॉक इन नाउ, उसका भी अब लॉक इन होगा। एक्सेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पहले हमें लॉक इन नहीं भुगतना पड़ता था। व्हाट इज लॉक इन नाउ, डोंट आस्क मी दैट। आज के दिन आपको शायद सबको पता होगा कि प्रमोटर्स लोग शेयर्स लेते हैं, पर हो सकता है बस आईपीओ तक वेट करेंगे और पैसा आने के बाद बेच के निकल जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है उनका भी स्टेक इन्वॉल्व रहे। तो एक लॉक इन का कॉन्सेप्ट होता है कि इतने साल तक इन लोग बेच कर नहीं निकल सकते, वो एक्सेस वाले को नहीं अप्लाई करता था। बट नाउ व्हाट दे हैव सेड, नाउ दे हैव सेड दैट एक्सेस विल ऑल्सो बी लॉक्ड इन नाउ। वो जो रिलैक्सेशन था एक्सेस वाले पार्ट के लिए, वो रिलैक्सेशन अब नहीं है। दैट रिलैक्सेशन इज नो मोर देयर कि एक्सेस वाले को बेचना अलाउड है। नाउ इवन दे विल बी ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉक इन। बट आगे देखो, द बोर्ड नोटिफाइड द न्यू प्रोवाइजो। ओहो वेट, पॉइंट नंबर 167 सब रेगुलेशन 4। यहां पर देखिए, या दिस इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली। ये जो पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है आपको, न्यू प्रोवाइजो इन 167 सबसेक्शन 4, लॉक इन कितने दिन के लिए होता था आप भूल गए हैं? जस्ट याद करिए, लॉक इन जो रहता था, ये दूसरे लॉक इन की बात हो रही है। दिस लॉक इन इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां जो लॉक इन 167 रेगुलेशन 4 की बात हो रही है, प्लीज राइट डाउन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो आप इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे प्रमोटर ग्रुप को देते थे, उसकी बात हो रही है। द लॉक इन विल नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट टू अचीव 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग। ओके, जैसे क्या होता था कि जो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस में दिए जाते थे परसुएंट टू एनी आईबीसी के रेजोल्यूशन प्लान के तहत, उन्हें भी लॉक इन रहना पड़ता था 1 ईयर तक फ्रॉम द ट्रेडिंग अप्रूवल। ये उसके लिए रिलैक्सेशन आया। तो आई हैव टू गिव यू अ राइट अप। पॉइंट 3, यहाँ पे तुम्हारा प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट खत्म। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए लाइन लिख लो, व्हाट इज 167(4), ये उसका प्रोवाइजो। व्हाट इज 167(4), equity shares issued on private placement basis under resolution plan of IBC, अंडर रेजोल्यूशन प्लान ऑफ आईबीसी जो दिया जाता है
equity shares वो लॉक्ड इन रहेंगे फॉर 1 year फ्रॉम द ट्रेडिंग अप्रूवल। यहाँ पे लैंग्वेज लॉक इन की अलग होती थी, आप रिवाइज करिएगा। ओके, ये उसके लिए एक्सेप्शन आया है, दिस प्रोवाइजो इज एक्सेप्शन फॉर दिस वन, कि अगर मुझे इसलिए बेचना पड़ रहा है कि कम से कम पब्लिक के पास 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग बरकरार रहे, उसके लिए आई मे हैव टू सेल एंड आई विल बी अलाउड टू सेल। अदरवाइज जो इक्विटी शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अंडर रेजोल्यूशन प्लान ऑफ आरबीआई हमें जो मिलता है, दैट इज सब्जेक्ट टू लॉक इन फॉर 1 year फ्रॉम द ट्रेडिंग अप्रूवल। ओके, बट व्हाट इज द एक्सेप्शन? अगर मुझे कुछ डाइल्यूट करना है प्रमोटर्स को अपना होल्डिंग, इसलिए सो दैट 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग कैन बी मेंटेन, then that is a separate issue. So this particular ICDR amendment on promoters contribution and a little bit amendment also seen in the preferential allotment part, this should not be missed at any cost. So this is related to ICDR. ऐसे छोटे clips मैं आपको और भेज रहा हूँ, आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। Thank you. Yes. So now we are going to discuss a new topic. इसके पहले मैंने promoters contribution में जो amendments आया था वो एक अलग clip में बनाया था. Now this is a topic related to Innovators Growth Platform Chapter 10 of SEBI ICDR Regulations. मैं assume कर रहा हूँ कि आपने इसको एक बार पढ़ रखा है already. Otherwise let me tell you some basics. और Innovators Growth Platform को इसकी एक मैं इमेज खींच कर की जो बेयर एक्ट की जो इमेज है जिसमें गवर्नमेंट के ओरिजिनल पब्लिकेशंस है वो एक अपने साइट पर भी डलवा दूंगा। बेसिकली यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल था, मैं बैकग्राउंड पहले बता रहा हूँ। जो इश्यूअर अपनी लिस्टिंग करवाने चाहते थे यहाँ पर परसुएंट टू आईपीओ लेके आते थे और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिस्ट करवाते थे। पहले इसी का नाम था एक जमाने में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एंड नाउ इट इज नोन एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ओके, ये नाम चेंज 2019 में हो गया था। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट नाउ? पहले थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड वापस दे रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ था और आपने पढ़ा भी था, आपके बुक्स में भी है, कि यहां पर या तो आप लिस्ट करवा सकते हैं परसुएंट टू पब्लिक इशू, और फॉर ओनली ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज यू कैन गेट योरसेल्फ लिस्टेड आप विदाउट कमिंग आउट विद आईपीओ। आप आईपीओ लाए बिना यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जो बार बार अगर आप बहुत पहले से पढ़ रहे थे तो मुंह पर आता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहां पर एक अच्छी बात क्या हुई है कि जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, इट इज एक्सेसिबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी। पहले क्या था 2019 तक कि ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को तो अवेलेबल था ही नहीं, तो उसकी जगह इन्होंने एक वर्ड क्या यूज कर दिया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आपके बुक में लिखा हुआ था ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉट टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो नाउ इट विल बी रेड एज 2019 की चेंज है, मैं पुराने चेंज को भी बता रहा हूं, ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर आप किस आधार पे बोल रहे हैं? मेरे पास गीता है, द सेबी मैनुअल, वो भी एकदम लेटेस्ट वाली। नाउ अमेंडमेंट क्या आया है? वैसे ही अमेंडमेंट लाने की दरकार नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है। जैसे हम लोग जानते थे कि सुपीरियर राइट्स वाले जो शेयर्स इशू होते हैं वो आप आम पब्लिक को नहीं दे सकते, आप अपने प्रमोटर्स और को पहले दिए होंगे, वो अलग बात है। तो बस उसी को इन्होंने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया फिर से, दैट इफ इशूअर हैज इशूड सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स टू हिज प्रमोटर्स फाउंडर्स, they can only make IPO of ordinary shares subject to compliance of the provisions of superior rights equity shares। जो हमने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में भी पढ़ा था जब सुपीरियर राइट्स वाले शेयर्स के बारे में जान रहे थे, वो वीडियोस में पहले भी थी। तो बेसिकली यहां पर वही बात है, आप आम जनता को ऑर्डिनरी शेयर्स ही दे सकते हैं। अगर इवन इफ यू हैव गिवन सुपीरियर राइट्स टू योर प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स, यू कैन नॉट ऑफर सुपीरियर राइट्स टू द नॉर्मल जनरल पब्लिक। तो ये सेम चीज पहले भी थी और आज भी नजर आ रही है। ओके, सो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए ही नहीं जा सकते, ये भी श्योर हो गया। नाउ व्हाट अदर स्मॉल थिंग्स आर देयर, मैं बताता हूं, पर उसके पहले थोड़ा सा बेसिक भी रिवाइज करा दे रहा हूं कि यहां पर हु इज एलिजिबल, मतलब कौन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिस्ट करा सकता है। इफ यू रिमेंबर, जो इश्यूअर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, डेटा एनालिटिक्स का काम है जिनका,
मतलब कुछ सब्सटैंशियल वैल्यू एडिशन वो दे रहे हैं, वो यहां पर लिस्ट हो सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, मैं जो पढ़ रहा हूं कुछ लॉजिक से पढ़ रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी, ओके, 25% of the pre-issue capital of that issuer company for last 1 year should have been held by QIBs, Innovators Growth Platform Investors and other regulated entities. ये मैंने क्यों पढ़ा? बिकॉज इंस्टीट्यूट के मैट में एक इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खो दिया है, प्लीज नोट इट डाउन। कि पहले क्या था कि हु इज एलिजिबल में क्लॉज क्या था, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। अर्लियर द क्लॉज वाज कि लास्ट 2 years, ये जो 1 year मैंने बोला मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लास्ट 1 year से इट शुड हैव बीन हेल्ड बाय, ये जो लोग इंटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं, लास्ट 1 year से इनका 25% प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय QIBs, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके द्वारा होल्ड किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 25% यहां पे मैंने लिखा भी है आपके इस मार्क PDF में। एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द इशुअर, एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी, 25% ऑफ द इशू कैपिटल, प्री इशू कैपिटल फॉर एटलीस्ट 1 year या तो QIB होल्ड कर रहा हो या इस टाइप के इन्वेस्टर्स या अदर रेगुलेटेड एंटिटीज में लाइक योर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है इस बार आए, अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये 2 years वाला चीज भी 1 year हो गया था 5 May 2021 को, पीपल हैव इग्नोर्ड बिकॉज इंस्टीट्यूट मैट ने इसको कवर नहीं किया भूल से। तो हु आर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिया हुआ था। इंडिविजुअल्स जिसकी ग्रॉस इनकम इतने इतने की हो, बॉडी कॉर्पोरेट जिसका नेटवर्थ इतना हो, या फैमिली ट्रस्ट विद नेटवर्थ ऑफ सो एंड सो। ओके, तो इस टाइप से आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा यहां पर। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 2 अमेंडमेंट्स, एक अमेंडमेंट बुक वालों ने मिस कर दिया है सप्लीमेंट के अंदर, कि आप अगर इस टाइप का हु इज एलिजिबल, जो टेक्नोलॉजी और में डील करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में डील करते हैं, और पिछले 1 साल से इनका 25% प्री इशू कैपिटल या तो QIBs के पास हो, या इनका इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के पास हो, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स जो सेबी स्पेसिफाई करे उनके हाथों में होना चाहिए। सो दिस शुड नॉट बी मिस्ड। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको दिखाई देगा इन द रेगुलेशन नंबर 287, रेगुलेशन नंबर 287, इनके नंबर ऑफ अलॉटीज कितने होने चाहिए उस बारे में कुछ पॉइंट थे। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा, विल बी बैक। पॉइंट 1, यस, मैं 2019 के अमेंडमेंट्स को भी थोड़ा इसमें वापस बोल रहा हूँ बिकॉज कई लोग पुराने डेटा को पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट था, अगर आप IPO लेके आ रहे हैं, मैंने बोला 2 रास्ता है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर्सुएंट टू पब्लिक इशू अगर अपने आप को लिस्ट करवाता है, तो उस केस में मिनिमम एप्लीकेशन साइज चेक कर लेना अपने बुक्स में, इट शुड बी 2 लाख रुपीज एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। 2019 में चेंज आ गया था, पहले मिनिमम एप्लीकेशन साइज 10 लाख रुपीज लिखा रहता था। द नंबर ऑफ अलॉटीज पहले 200 लिखे रहते थे, अब इट्स 50। ओके, और ये अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगा। तो दिस आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग। द मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 lakhs कर दिया गया था ताकि ज्यादा लोग आ सके, इंस्टेड ऑफ 10 lakhs। The number of allottees is now 50 only instead of 200. Very good. उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट देखने लायक है अलॉटमेंट के बारे में, अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। और यहाँ और एक चीज़ देखने लायक ये है कि इशूअर्स 60% ऑफ द इशू साइज पहले से एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं प्रायर टू द इशू ओपनिंग। पब्लिक को देने के पहले वो पहले से कुछ इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं एट अ प्राइस नॉट लोअर दैन द ऑफर प्राइस टू अदर एप्लीकेंट्स। जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स थे ना, एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन हुए भाई? एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है? एलिजिबल इन्वेस्टर्स आर योर QIBs, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स, some regulated entities like foreign portfolio investors। यहां पर इनको इशू साइज जो दिया जा रहा है दैट इज 60% ऑफ द इशू साइज इनको पहले ही 1 दिन पहले दे दिया जा सकता है प्रायर टू द इशू ओपनिंग। एंड ये जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं दे विल मेक एन एप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 50 lakhs ओनली। सिर्फ 50 लाख का इनको करना पड़ेगा, वरना एंकर इन्वेस्टर में तो 10-10 करोड़ का कुछ सुनते थे हम।
यहाँ पर सिर्फ 50 lakhs का भी अगर वो अप्लाई करते हैं तो काम चल जाएगा. It is not कि they have to invest for a higher amount. The application will be of a value of at least 50 lakhs. तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने के समय उनकी वैल्यू 50 lakhs होगी तो भी चलेगा और उनको पहले मिल सकता है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. कैन eligible investors be allocated prior to the general other categories? Yes, पहले दिया जा सकता है 60% तक, वो भी डिस्क्रिशनरी बेसिस पर, और उनका एप्लीकेशन वैल्यू 50 lakhs का होगा. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो लॉक इन होता है सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स का, ये कब तक लॉक इन रहेगा? आपने तो अपने प्रमोटर्स को दे रखा है, तो ये लॉक इन कब तक रहेगा? टिल द कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, or for 6 months from the date of allotment, whichever is later. I know it's not readable. आपके पास बुक है, मैं फुल पेज करता हूँ, शायद आप बेटर पढ़ सके. Whichever is later एक वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा. यहाँ तक आपका लॉक इन ऑफ SR equity shares है. I don't think it's very important to analyze that point. It's very simple. Now exit, this is very very important. That is regulation 290 capital A. यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आप आईपीओ लाकर अपने आप को लिस्ट कराए थे. 2 रास्ते थे, याद है? और आप अगर आईपीओ लाके अपने आप को लिस्ट कराए थे, ओके, दे में एग्जिस्ट फ्रॉम आईजीपी, और आप अगर एग्जिस्ट करना चाहते हैं, आईपीओ लाके तो आपने लिस्ट कराया था, अब एग्जिट करना चाहते हो तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा. यस सर. एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जहां मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स फेवर में होंगे. मेजॉरिटी टोटल शेयर्स नहीं, पब्लिक के पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं, उनके मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स आर इन फेवर. ये एसआर मुझे में ये कंपोनेंट भी मुझे देखना पड़ेगा, दैट मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स आर इन फेवर. वेरी गुड. और इनका जो आप एग्जिट कर रहे हैं तो जो प्राइस है दैट विल बी ऑन अ बेस्ड ऑन अ फ्लोर प्राइस, जो कि सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस में रेगुलेशन 8 जब हम पढ़ते थे वहां से हम लोग पढ़ते थे कैसे प्राइस डिटरमिन होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पोस्ट ऑफर प्रमोटर की जो होल्डिंग होगी, क्योंकि एग्जिट हो रहा है तो प्रमोटर्स की जो पोस्ट ऑफर होल्डिंग है वो कम से कम 75% ऑफ द टोटल इश्यूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास हो जाना चाहिए. प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है दैट इज कम से कम 75%. So there's a high chance that you get a question from this zone that promoter holding आपने delisting में कुछ 90% सुना था पहले, यहाँ पे 75% है. And 50% of the public shareholders are accepted. Public shareholders का मतलब total shareholders नहीं, पब्लिक जो भी आपके शेयर होल्डिंग है उनमें से भी 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स ने हाँ भी कर दिया इस प्रपोजल को. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर. And even stock exchange gave approval. Stock exchange also approved कि ठीक है आप मेन बोर्ड पर आप जा सकते हैं. Basically they will exit who are trade they an issuer company they may अच्छा यहाँ मेन बोर्ड की बात नहीं लिखी. They want to exit from this innovators growth platform, जबकि इन्होंने पहले equity shares लाकर यहाँ पर अपने आप को लिस्ट करवाया था. तो दे में एग्जिट, तो एग्जिट के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन, एसआर, मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स का कंसेंट, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल. एंड ये 2 पॉइंट ट्रिकी थे. 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स वाली बात भी याद रह जाती है. द पोस्ट ऑफर प्रमोटर की होल्डिंग 75% ऑफ द टोटल इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास तक पहुंच जाना चाहिए. ओके. और जो भी एग्जिट हो रहा है, डिलिस्टिंग रेगुलेशंस जो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं उसके अनुसार यहाँ होगा. बट डीलिस्टिंग के कुछ प्रोविजंस यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं. हमें दिख ही रहा है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स वाली जो बातें थी वो डीलिस्टिंग की यहाँ अप्लाई नहीं करेगी. यहाँ पर कंडीशंस एंड प्रोसीड्योर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड, वो कंडीशंस भी यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉट अप्लाइंग, क्योंकि यहाँ इनके खुद के चैप्टर के अनुसार चल रहा है. तो ऑफकोर्स क्योंकि वरना आप बोलेंगे डीलिस्टिंग में तो ये कंडीशन भी था डीलिस्टिंग करवाने के पहले, पूरा डीलिस्टिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है. देयर आर सम चेंजेस. माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, this is another point. What is migration to main board? तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आप अगर माइग्रेट करना चाहते हैं, मेन बोर्ड पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस था, पहले भी हमने देखा था. तो कंडीशंस अर्लियर वी हैव स्टडीड दैट दे हैव एन ऑप्शन ऑल्सो टू बी दैट दे कैन ट्रेड समवेयर एल्स. पढ़ के देखिए अपने बुक्स में, रेगुलेशन 292 निकाल लीजिएगा इफ यू हैव.
और यू कैन फॉलो माई बेयर एक्ट पोर्शन विच आई अपलोड ऑन द वेबसाइट. चलिए, नाउ व्हाट इज दिस कि अगर एक कंपनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मुंह पे बार बार वही आता है पुराना नाम, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर थी और वो माइग्रेट करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर, तो कुछ क्राइटेरिया हुआ करता था इस रेगुलेशन के अंदर कि आपके नेट टैंजिबल एसेट्स एक लेवल के ऊपर हों, आपके एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एक लेवल के ऊपर हों, तो एन एंटिटी माइग्रेट कर सकती थी. पर एक ऑल्टरनेटिव रूट है दैट इवन इफ यू डोंट सेटिस्फाई द कंडीशंस लेड डाउन इन द रेगुलेशन, तो एक केस स्टडी आएगा कि कंपनी ट्रांसफर अपने आप को माइग्रेट करवाना चाहती थी, यहां से वहां ट्रेड करेंगे, पर दे वर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस लेड डाउन इन सेबी आईसीडीआर, कैन दे स्टिल डू? तो आप बोलेंगे नहीं, देन इट्स नॉट पॉसिबल, वी मस्ट कंप्लाई विद आईसीडीआर रेगुलेशंस. आईसीडीआर रेगुलेशंस के 292 रेगुलेशन 292 सब रेगुलेशन 3 में एक नया क्लॉज ऐड हुआ है 2021 में. आप फिर भी करवा सकते हैं अगर जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर माइग्रेशन, ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर माइग्रेशन, ये दो चीजें आप ध्यान में रखें. 50% ऑफ इट्स कैपिटल इज हेल्ड बाय QIBs. 50% of the capital is held by QIBs. Earlier it was 75%. Look here, earlier it was 75% and now it is 50% QIBs के हाथ में हो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो. तो ये एक चेंज आया है कि पहले 75% QIBs के हाथों में होना चाहिए था, अब 50% होना चाहिए. सर एक बात बताइए, आपने मार्किंग करवा दिया झट, बट फाइनली सर ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में हमें पढ़ना क्या है? तो मैं वापस सम अप कर रहा हूं आपके लिए चीज़ों को. इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, वापस ध्यान से देखिए, मैं रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ रहा हूं. इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर्स मैंने इसके टच भी किए हैं और इसके ओरिजिनल बेयर एक्ट पोर्शन को वेबसाइट पर डलवा रहा हूं आपके लिए. चैप्टर 10 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस. अच्छा, ये जो इमेज मैं वेबसाइट पे डलवाऊंगा उसमें नीचे पुराने सालों का कुछ रेफरेंस दिया हुआ है. 2018 में ये चेंज आया था, 19 में ये चेंज आया था, वो रेफरेंस के लिए. हम एग्जाम में मेन चीज़ें क्या क्या कवर करना है कि इसमें कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है परसुएंट टू पब्लिक इशू. आप अपने आप को यहाँ लिस्ट करवा सकते हैं, देखेंगे एलिजिबिलिटी किसकी है. और फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो यू कैन गेट योर सेल्फ लिस्टेड विदाउट पब्लिक इशू. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, और ये किसको अवेलेबल होता है? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है एंड ऑल्सो टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अब ये अवेलेबल है. और हु इज एलिजिबल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? आप बोलते थे जो टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं इंटेंसिवली डेटा एनालिटिक्स में, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी की यहां पर क्या आती है? On the date of filing of a document, it is seen that at least 25% of pre-issue capital, 25% of the pre-issue capital for, this is a very important line, at least 1 year, 1 साल से is held by, तो मैंने रिवाइज भी करवा दिया आपको, QIBs, innovators, growth platform, investors, foreign portfolio investors, other regulated entities, इनके हाथों में अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल होते थे. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू भी आप यहां पर जा सकते थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच वी सॉ हियर कि यहां पर जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज होता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में, इट इज 2 lakhs एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 2 lakhs. ओके सर, मेरे किताब में तो ये 10 lakhs लिखा हुआ है, वही तो मैं ठीक करवा रहा हूं आपकी अगर पुरानी किताब थी. मिनिमम अलॉटीज इन पब्लिक इशू, अगर आप IPO ला रहे हो, यहां पर 50 है. वेरी गुड. जो अलॉटमेंट आप दोगे वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, बट कुछ लोगों को अलॉटमेंट यहां डिस्क्रिशनरी बेसिस पर हो सकता है. डिस्क्रिशनरी बेसिस पर अप टू 60% ऑफ इशू साइज आप डिस्क्रिशनरी बेसिस पर कर सकते हैं एलिजिबल इन्वेस्टर्स को. वेरी गुड. बट किस प्राइस पे आप ये कर सकते हो? एट ऑफर प्राइस टू अदर कैटेगरीज ऑफ पब्लिक ओनली यू कैन डू इट. मिनिमम ऑफर साइज
पहले भी 10 करोड़ था, अभी भी 10 करोड़ है। ओके, एंड यहाँ डिस्क्रिशनरी बेसिस अलॉटमेंट चालू हो गया है एलिजिबल इन्वेस्टर्स को एट द ऑफर प्राइस विच आई डिस्कस। लॉक इन, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के जो प्री इशू कैपिटल रहते हैं या क्या लॉक इन रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज स्टिल द सेम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। एसआर राइट्स कितने दिन तक लॉक इन रहेंगे, दैट इज अ सिंपल पॉइंट। बट व्हाट आर द टू न्यू पॉइंट्स विच वी शुड कवर? एग्जिट वाला, कि अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं फ्रॉम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म तो आपके लिए क्या जरूरी है? बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल, ये सब आपने देखा था हमारे संग मार्किंग करते वक्त। एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स में मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला हो इस टाइप की चीज़ों के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफकोर्स एसआर बाय पोस्टल बैलेट है, डीलिस्टिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन द फ्लोर प्राइस डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंग टू सेबी टेक ओवर कोड। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं नोट डाउन करा रहा हूं 2 मिनट्स मोर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहां से मेन बोर्ड में जाना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस था पहले, आपके नेट टैंजिबल एसेट्स ऐसे होने चाहिए, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऐसे होने चाहिए रेगुलेशन 292 में। उसको सेटिस्फाई किए बिना अगर आप जाना चाहते हो तो पॉइंट क्या आया नया वाला जो आपने मेरे संग यहां पर पढ़ा था, दैट 50% ऑफ इट्स कैपिटल इज हेल्ड बाय QIBs जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं माइग्रेट करने के लिए टू द मेन बोर्ड। अर्लियर इट वाज 75%। तो देखिए छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट। तो मैं एक बार फुल स्क्रीन रखूंगा, अभी आप बात नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा तब आप बात करिएगा, पहले आप लिख लीजिए। ओके, वी आर बैक। ये देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आईजीपी चैप्टर 10 के अंदर था, 2 तरीके से यहाँ पर आप आ सकते थे विदाउट पब्लिक इशू भी। इट कैन बी टू इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन एलिजिबल हैं? जो बेसिकली टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करते हैं, और जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन लोग होल्ड करते हों। सर ये 2 ईयर्स है मेरे बुक में, उसी को तो करेक्शन कराना है, ये सप्लीमेंट वाले लोग भी भूल गए। मिनिमम एप्लीकेशन साइज यहाँ पर ये होता है, मिनिमम अलॉटीज इतने होने चाहिए, अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। बट अब नया चीज क्या है, 60% ऑफ द इशू साइज डिस्क्रिशनरी बेसिस पे आप एलिजिबल इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं एट द प्राइस एट विच यूर ऑफरिंग टू अदर्स। एंड एग्जिट फ्रॉम आईजीपी के लिए ये लगेगा, एंड माइग्रेट फ्रॉम आईजीपी टू मेन बोर्ड विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस विच वाज अर्लियर देयर। उसमें एक नया चेंज क्या आया कि अगर आपके 50% प्री इशू कैपिटल आपके अगर QIBs के हाथ में है ऑफ योर कैपिटल तो आप जा सकते हैं। तो ऑब्जर्व अगेन, ट्राई टू लर्न इट, शुड नॉट मिस। बट फिर भी मुझे लगता है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है। इंस्टीट्यूट को अब क्या लगेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉल। थैंक यू सो मच। और आपको छोटे लिंक्स भेजूंगा इस टाइप से अमेंडमेंट से रिलेटेड। सो दीज आर वेरी मैनेजेबल, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। Hello, yes, I am audible now. So this is again a small amendment clip in this topic, Securities Contract Regulation Act. Some new words have been defined basically. और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स पहली बार आया, ये कॉन्सेप्ट्स पहले से भी थे। तो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं अपने सप्लीमेंट में, जहां पर भी आपका हो, ये मतलब पेज नंबर्स अलग हो सकते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, what are these? Don't you feel that they are very similar to mutual funds? वो भी तो एक pooled investment vehicle है जो फंड आपसे अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसे को कलेक्ट करने के बाद अपने बताए हुए स्कीम के अनुसार, जिस स्कीम को इन्वेस्टर ने चुना हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट भी करता है। सो दे हैव स्पेसिफिकली डिफाइंड दिस वर्ड। ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, AIF, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, दैट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल।
लेट अस रीड इट रैंडमली, वेरी इजी। इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आए, बट हो सकता अमेंडमेंट या नया फ्रेज आपको देकर देखना चाहे कि आप सप्लीमेंट्स भी पढ़ के आए हैं या नहीं आए। दे मे आस्क यू फॉर 2 marks दैट व्हाट डू यू मीन बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो एज सच आप ऑलरेडी जानते थे, उसी को हम लोग ठीक कर लेंगे। इट्स अ फंड स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, यानी इसका पहला कैच है कि इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है। ये ट्रस्ट के रूप में भी हो सकता है या अदरवाइज भी, यानी कि इसके फॉर्म क्या हो सकते हैं। जो व्हीकल है, इट कैन बी अ ट्रस्ट और सम अदर टाइप ऑफ एंटिटी ऑल्सो, सच एज म्यूचुअल फंड, AIF, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और अ बिजनेस ट्रस्ट डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में एक बिजनेस ट्रस्ट डिफाइंड होता है, विच आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल्स इन्होंने खुद ही दे दिया इसके अंदर। वेरी गुड। एंड रजिस्टर्ड विद सेबी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस टाइप के व्हीकल्स, एक्चुअली जितने भी इस टाइप के स्कीम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद सेबी और सच अदर फंड विच रेजेस मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट द फंड्स अकॉर्डिंग टू द regulations as SEBI may specify. That is this particular portion, that it raises money from investors and it invests the funds as per the regulations. तो अगर मैं वापस बोलूं, what is a pooled investment vehicle? The first point, pooled investment vehicle जो है, this is a trust set up in India, a fund set up in India. इंडिया में फंड बना है। सर पैसा बाहर से भी आ सकता है। फंड इस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ूं तो ये एक फंड है इन इंडिया, यस सर, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अदर फॉर्म, ओके सर, registered with SEBI. Of course it has to be registered with SEBI, and they invite money from investors and invest. तो नथिंग न्यू, ये सारे जितने भी इस टाइप के फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, AIF, सबका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, सब यही काम तो करते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, AIF आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा अलग है, उसके रेगुलेशंस बहुत डिटेल में है, सब अलग है, बट ऑल टुगेदर दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नोन एज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। SCRA में स्पेसिफिकली डिफाइन हो गया। और सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में जैसे हम लोग पढ़ते थे, इट इंक्लूड शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल को भी अब सिक्योरिटी, मतलब इनके द्वारा जो सिक्योरिटीज जो इन लोग इशू करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटीज। और यूनिट्स इशूड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होंगे वो पैसा बोरो करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लेवरेज, जो आप लोग पहले भी सुनते थे। AIF में भी ऐसा लेवरेज बेनिफिट्स कुछ AIF को अलाउड होता है करना। तो यहां पर लिखा है द पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स are eligible to issue debt securities. They will be also now be eligible to borrow and issue debt securities, जो SEBI जिस तरीके से उनको बताएगा उस तरीके से। So SEBI registered pooled investment vehicles will now be eligible to borrow and issue debt securities भी ये issue कर सकते हैं। पर सर सोचिए, अगर ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कल को कोई डिफॉल्ट कर दे, लोगों का पैसा नहीं चुकाए, देन व्हाट विल बी डन? अगर ये डिफॉल्ट कर दे, लोगों का पैसा नहीं चुकाए, तो क्या होगा? तो लैंग्वेज क्या लिखा है? वेयर एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो जो व्हाट विल हैपन, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो भी सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बेचा जाएगा, मतलब सिक्योर्ड एसेट्स को, ट्रस्ट के जो भी एसेट्स हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वरना लोग कंफ्यूज होंगे। आई विल राइट इट, ट्रस्ट एसेट्स विल बी सोल्ड। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, ट्रस्ट के एसेट्स को बेचा जाएगा by initiating proceedings against the trustee acting on behalf of the pooled investment vehicle according to the documents, जो भी आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था, ट्रस्ट एसेट्स। बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्रस्टीज पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी सोल्ड। ये लाइन भी मुझे लिखवाना बहुत जरूरी होगा यहां पर, दैट ट्रस्टीज
personal assets will not be sold. Okay, silence please. Trustees' personal assets will not be sold. Trustees' personal assets को नहीं बेचा जाएगा, ट्रस्ट के एसेट्स को बेचा जाएगा, एंड जो भी बच जाएगा लास्ट में देखिए लिखा हुआ है द ट्रस्ट एसेट्स आफ्टर द रिकवरी ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट, वो यूनिट होल्डर्स के बीच में बेच दिया जाएगा. दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट कैच. बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, साइलेंस, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट we are back. So balance distributed amongst unit holders on proportionate basis. तो ये तीन कलर्स से मैंने तीनों एस्पेक्ट यहां पर कवर किया है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आप तीनों चीज लिख लिए. 3 points are there which you must remember when you are handling this particular clarity. ट्रस्ट एसेट्स को बेचा जाएगा अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं. ट्रस्टीज पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी सोल्ड एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट यूनिट होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस. तो अगर कल को पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के इस नेग्लेक्टेड एरिया से भी क्वेश्चन आता है तो आई एम सो हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. तीनों चीजें आपने लिख ली अच्छे से, ध्यान से देख लीजिए. ट्रस्ट एसेट्स विल बी सोल्ड, ट्रस्टीज पर्सनल एसेट्स विल नॉट बी सोल्ड एंड बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द यूनिट होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. तो ये तीनों पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है. सो दिस टेक्स केयर ऑफ द पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. ओके, ये आईसीडीआर के प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मैंने दूसरे वीडियो में यहां पर इसको वो किया था. नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट विच इज अगेन वेरी सिंपल. ये देखो ध्यान से, अगर आपकी बुक में नहीं है, होगा ही, एक दो आगे पीछे हो गए पेजेस, ध्यान से देखिए. सेबी हैज रिड्यूस द टाइमलाइन फॉर रिफंडिंग इन्वेस्टर्स मनी टू 4 वर्किंग डेज. अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता था, पहले बोलते थे कि 15 दिन के अंदर आप इस पैसे को रिफंड कर दीजिए. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आपका अचीव हुआ है तो 15 दिन के अंदर आप रिफंड कर दीजिए. अब क्या हो गया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर अचीव नहीं हुआ, रिफंड इट विद इन 4 वर्किंग डेज इन केस ऑफ नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. उसी तरह एक और पॉइंट था यहाँ पर कि अगर आपको ट्रेडिंग परमिशन या लिस्टिंग परमिशन स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिला है तो भी लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ता था. पहले 7 दिन था उस केस में. ना 7 दिन वाला भी 4 डेज हो गया, 15 दिन वाला भी 4 डेज हो गया. तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन यहां पर कभी आ सकता है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, अपने कंपनी लॉ के नोट्स में भी ठीक कर लेना. तो वहां पे भी था पहले कि 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ता था, नाउ 4 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा. लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला, ट्रेडिंग परमिशन नहीं मिला, लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ता था. अब वो 7 दिन था पहले, नाउ इट इज 4 वर्किंग डेज. तो मैं फुल पेज कर रहा हूं, आप इसको अगर लिख लीजिए या फोटो ले लीजिए. दिस इज अ इजी अमेंडमेंट, दिस इज एन इजी अमेंडमेंट. इसमें कोई खास टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है. रिटन एवरीवन. ये वाला जो अमेंडमेंट है, दिस इज अगेन आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा. ये जो यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट था कि आजकल जब आप शेयर एप्लीकेशन करते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और अजबा के थ्रू जो आप यूपीआई के थ्रू आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसको लेकर इन्होंने कुछ कोशिश की है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, टाइमली रिस्पॉन्स आपका आईपीओ का हो. तो ये जो बैंक्स हैं दे विल आइडेंटिफाई द नोडल ऑफिसर फॉर आईपीओ एप्लीकेशंस प्रोसेस थ्रू यूपीआई एंड सबमिट द डिटेल्स टू सेबी विद इन 7 वर्किंग डेज. इस टाइप के सिंपल चीज़ हैं. और पहले क्या होता था, बार बार बिडिंग को अलग अलग आईडी से आप जब देते थे तो वो रिवाइज करते थे सिंडिकेट मेंबर्स. नाउ सिंडिकेट मेंबर्स विल बी अलाउड वंस दे कैन डू दिस पर बिडिंग. So this is nothing technical. Basically, this concept is a streamlining process. So I particularly don't feel any question may be asked. But ठीक है, एक बार observe कर लिया हम लोगों ने. तो IPO प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ UPI और IPO के प्रोसेस को, UPI एंड IPO के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सर्कुलर्स यहाँ पर लाए गए थे कि बार बार सिंडिकेट मेंबर्स जो बिड को रिवाइज करते थे वो बार बार अब नहीं हो पाएगा. ओके, सो दिस वाज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच वी हैव ऑलरेडी डन. इसकी लिंक आपको मिल गई होगी. लोडर के अमेंडमेंट्स बहुत इजी हैं. इसके पीपीटीज भी मेल वेबसाइट पर डाले हुए हैं एंड दे आर वेरी सिंपल. मैं मार्क करके आपको भेज दे रहा हूँ. इसके अलग से एक
पर लोडर से कुछ क्वेश्चंस तो आना निश्चित है इन दिस टर्म. लोडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म. ओके, सो व्हाट एल्स? ओके, सो व्हाट एल्स? यहाँ टेक ओवर कोड में कुछ छोटा सा अमेंडमेंट है, मैं इसी वीडियो में क्लब भी कर देता हूँ. या देखो क्या अमेंडमेंट है. द टेक ओवर कोड अमेंडमेंट इज अगेन वेरी सिंपल. नज़र डाल लीजिए, ये CRR पेपर या यहाँ पे सेबी फंडिंग पेपर में भी इफेक्ट आ सकता है. वेरी सिंपल. ये बेसिकली आपने जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की जो लिंक देखी होगी, आई एम अज्यूमिंग, उसी को लेकर है कि हम लोग जो रेगुलेशन 3 में 25% पढ़ते थे, पर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर कोई अगर लिस्टेड है, वहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट करने की नौबत कब आएगी, ट्रिगर कब होगी? जब 49% होगा. यानी जो 25% पर जो आपको पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता था जब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जब आप एक्वायर कर रहे हो, अब वो 49% हो गया है. ओके. उसी तरह रेगुलेशन 6 में भी जहाँ वॉलंटरी पब्लिक अनाउंसमेंट में कोई फिगर्स थे, वो फिगर्स अगर आप इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के एंगल से देखेंगे तो वो 49% हो गया है. एग्रीगेट शेयर होल्डिंग हमें डिस्क्लोज करना पड़ता था बाय द एक्वायर, डिस्क्लोजर वाले सेक्शंस के अंदर. वो डिस्क्लोजर वाले सेक्शंस में 10% और मोर में करना पड़ेगा. जब आपकी होल्डिंग 10% और मोर रहेगी, ये भी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेकर है. अंडरस्टूड? और उसी तरह डिस्क्लोजर्स में चेंज इन द होल्डिंग हमें करना पड़ता था डिस्क्लोजर्स के उस पोर्शन में, ओनली इफ द चेंज एक्सीड्स 5% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी. स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन. सर ये क्या है डिस्क्लोजर वाली बात, मैं नहीं समझा. रेगुलेशन 29 में आपने देखा था कि एक लिस्टेड कंपनी जो होती है उनको डिस्क्लोजर्स वहाँ पे कब लगते हैं टेक ओवर कोड में? जब आप उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहे होते हैं और 5% और मोर जब आप एक्वायर करते हैं, देन यू हैव टू डिस्क्लोज. तो वहाँ पर 5 की जगह इन द केस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ 5%, ये रेगुलेशन 29 है, इट इज़ 10%. उसी तरह वहाँ पर था कि अब एक बार 5% में आपने डिस्क्लोज कर दिया, जो जो चेंजेस हो रहा है आपको हमेशा बताते रहना पड़ेगा. इवन इफ द चेंज गोज बिलो 5%, तो इवन इफ सच चेंज रिजल्ट्स इन शेयर होल्डिंग बिलो 5%, आपको बताते रहना पड़ेगा. याद आ रहा है आपको? ओके. तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा था कि इवन इफ द चेंज गोज बिलो 5%, if there is a change in the holding from the last disclosure made and the change exceeds 2% of the total holding. सर ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? I'm talking about the old one. Now IGP में क्या हो रहा है? What is happening in IGP? IGP में ये जो पहले in regulation number 29 सब रेगुलेशन 2 जो डिस्क्लोजर्स के अंदर ही जो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स जिसको हम लोग बोलते थे, तो IGP में what is happening कि जो even if change falls, even if the change results in, कोई चेंज हुआ है जिसके कारण results in शेयर होल्डिंग, या सप्लीमेंट में ठीक से आया नहीं आंसर्स, राइट अप, बिलो 10%. 10% के नीचे भी आप चला गया तो भी आपको डिस्क्लोज करता रहना पड़ेगा. इफ द चेंज इन सच होल्डिंग फ्रॉम द लास्ट डिस्क्लोजर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है, वरना उतनी ख़राब नहीं है मेरी एक्चुअल हैंड राइटिंग. फ्रॉम द लास्ट डिस्क्लोजर मेड इज़ even if there is a change in the last disclosure made and the change, जो change आया है that is exceeding 5%, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे? इन नॉर्मल केस अगर आपका चेंज होता है, इवन इफ चेंज रिजल्ट्स इन शेयर होल्डिंग बिलो 5% एंड इवन इफ द चेंज एक्सीड्स 2%, ये नॉर्मल सिनेरियो. पर आईजीपी में क्या हो गया है? ये 10%, ये जो 5% है ये 10% बन गया है 29 सब रेगुलेशन 2 का, और जो 5% है, जो 2% है, वो 5% बन गया है. अगर आपका चेंज इतने से ज़्यादा का हो रहा है, देन यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर. द चेंज एक्सीड्स 5%, जो चेंज का क्वांटम है दैट इज एक्सीडिंग 5%. तो ये आप
चेंज देखते हैं बिकॉज ऑफ आईजीपी। छोटा सा और चेंज है रेगुलेशन 26 में, कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कुछ ड्यूटी के बारे में, इनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नथिंग टेक्निकल हियर। सो दिस इज द सेबी टेक ओवर कोड के अमेंडमेंट्स, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस और आप देखेंगे, बट दिस इज ब्रॉडली द अमेंडमेंट्स ऑफ योर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जहाँ पे आप सेबी लोडर इज अ मेजर अमेंडमेंट। इट्स वेरी सिंपल, रीड करते टाइमलाइंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो चेंज हुआ आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसको जूम कर दूं। ओके, आई विल डू इट। रेगुलेशन 29(2) टेक ओवर कोड निकाल लीजिए। वहां पे लिखा हुआ था कि जब भी आप शेयर्स 5% और पहली बार हुआ आपने डिस्क्लोज किया, और जब जब अब चेंजेस आएगा आप डिस्क्लोज करेंगे। कई बार आपने बेचा है और चेंज रिजल्ट्स इन शेयर होल्डिंग फॉलिंग बिलो 5%, तो भी आप करते थे डिस्क्लोजर। अगर आपका चेंज 2% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग से ज़्यादा का हुआ है, तो वो जो 5 and 2 था वो यहाँ पर 10 और 5 हो गया इन द केस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इज इट फाइन? तो ऐसे छोटे कोई अमेंडमेंट्स अगर मैं और भेजूंगा लोडर का भी कर लीजिएगा। लोडर के पीपीटी जरूर देख के जाइएगा, दे वर रियली वेरी हेल्पफुल, वेबसाइट पर अपलोडेड है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड टिल नाउ। थैंक यू। अच्छा, एक AIF, yes, so this particular small clipping is related to the amendments in alternate investments funds, alternative investments funds। अगर आपको बेसिक्स याद हो, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो पैसा रेज होता है, दिस इज नॉट बाय पब्लिक, दिस इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। यहां पर हम इंडियन इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट्स बेसिकली कौन कौन से जोन में आया है, लेट अस एनालाइज। सबसे पहले अगर आपको बेसिक्स याद हो, यहां पर 3 कैटेगरीज के AIFs हुआ करते थे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो यहां पर जो आप लाइन एक देख रहे हैं AIF के इन्वेस्टमेंट को लेकर, दैट कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF, ये हेडिंग देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, मैंने इसमें मार्क कर रखा है, सेम है, मैटर इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट आई एम यूजिंग सम डिफरेंट नोट्स। आपके पेज नंबर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट यू विल गेट इट। SEBI ICDR आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू, ये भी हो गया AIF, जस्ट अ सेकेंड। या फंडिंग वाले को नोट्स को मैं फिर से यहाँ पर खोल लेता हूँ। ओके, तो ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है रेगुलेशन 15, इसके ऊपर लिख दीजिए मेरे साथ साथ अभी आप, दीज आर रेगुलेशन 15 जो है ये जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस ऑफ AIF के अंदर हम लोग पढ़ते थे, जहाँ पे एक पॉइंट था दैट कैटेगरी 1 AIF जो है, कैटेगरी 1 AIF, स्टार्ट राइटिंग, यस, ध्यान से देखिए, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स थे उनके लिए जो जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस था, उसमें पहले क्या क्लॉज था रेगुलेशन 15 में, सब रेगुलेशन 1 में, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वाज दैट कैटेगरी 1 and 2 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स विल इन्वेस्ट not more than 25% of the investable funds in any one investee company। किसी एक कंपनी में अपने 25% से ज़्यादा फंड्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन उनकी सोच थी कि एक ही जगह अपना 25% से ज़्यादा ब्लॉक ना हो। तो ये चीज़ अभी भी है सर। तो चेंज क्या आया था, लिखा है शैल नॉट मोर देन 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स इन एन इन्वेस्टी कंपनी डायरेक्टली। तो लोग ये नया वर्ड ऐड किए हैं यहाँ पर, डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एक ही इन्वेस्टी कंपनी में डायरेक्टली नहीं हो रहा था पर इनडायरेक्टली हो रहा था, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो द येलो इंक इज अ न्यू वन, तो येलो लाइन इज न्यू। मैंने बस यही यहां पर हाईलाइट किया है कि पहले क्या था, अ स्मॉल चेंज इज देयर। मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जाम के एंगल से कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट बोला जाएगा, बट क्योंकि सप्लीमेंट में दिया तो आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। बाकी चीज पढ़े या ना पढ़े, यू पीपल आर वेरी टेंस, तो आपका टेंशन दूर करना मेरी जिम्मेदारी है कि डायरेक्टली भी नहीं कर सकता। द येलो लाइन इज न्यूली एडेड और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स।
ये ऐसे भी फाइनल में ज़्यादा आता है, एग्जीक्यूटिव में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस ही पढ़ते थे और शायद उनकी बुक्स में भी इतना डिटेल में नहीं दिया गया, अगर दिया हुआ था तो चेंज कर लीजिए। वैसे इन लोग एग्जीक्यूटिव और फंडिंग दोनों के मैट में इन्होंने डाल दिया ये चीज़। तो रेगुलेशन 15(1)D में भी यही ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। रेगुलेशन 15(1)D, रेगुलेशन 15(1)D, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस टू बी डन बाय कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 के लिए, ये जो ऊपर दिया था कैटेगरी 1 और 2 के लिए था, कैटेगरी 3 के लिए भी ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो कैटेगरी 3 वाली कंपनी है वो 10% से ज़्यादा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकती एक इन्वेस्टी कंपनी में डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट, मतलब इनडायरेक्टली थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर AIF। वो एक ही इन्वेस्टी कंपनी में इनडायरेक्टली कर रही है थ्रू इन्वेस्टमेंट in units of other AIFs. It shall not invest more than 10% of its funds in investing company directly or in one that उसी एक ही कंपनी में कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं कर रहा है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अदर AIFs। तो पहले ऐसा होते हुए देखा जा रहा था, सो दिस चेंज वाज ब्रॉट। ये भी जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस का ही पार्ट है। इसी में एक पार्ट लिखा हुआ है, AIF which are authorized under the fund document to invest in units of other AIFs। कुछ AIF दूसरे AIF में करते हैं, वे they will not offer the units for subscription to other AIF। जो खुद दूसरी जगह करते हैं वो दूसरों से फिर फंड्स अपना यूनिट्स ऑफर नहीं कर सकते। उनका काम है बस वो दूसरी जगह कर सकते हैं बट दे कैन नॉट ऑफर देयर यूनिट्स टू अदर AIFs, क्योंकि आप तो खुद दूसरी जगह जाके कर रहे हो, फिर आप अपना यूनिट्स फिर से क्यों ऑफर कर रहे हो किसी और को। तो ये नया बेसिकली सब्सटीट्यूट हुआ है। एंड इवन रेगुलेशन 15(1)E जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने एसोसिएट्स में और यूनिट्स ऑफ AIF मैनेज्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर स्पॉन्सर, इनके द्वारा अगर आप कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये येलो वाला लाइन है, ये लाइन पहले नहीं था। पहले क्या था कि अगर आप अपने एसोसिएट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल चाहिए होता था 75% ऑफ इन्वेस्टर्स बाय वैल्यू। आप 75% ऑफ इन्वेस्टर्स इन वैल्यू के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपने एसोसिएट्स में और यूनिट्स ऑफ दोज AIF विच आर मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजर स्पॉन्सर और एसोसिएट्स ऑफ इट्स मैनेजर स्पॉन्सर। तो ये नया क्लॉज जुड़ा है 15B। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है अब इस बार, व्हाट क्वेश्चन कैन बी स्टिल आस्क्ड इन योर एग्जाम, अगर उनको पूछना हुआ अमेंडमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन, द जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस फॉर AIF। तो आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। सो ये आपकी बुक्स में पहले भी था, मैं इसके नोट्स भी आपको PDF मेल करवा दूंगा। इन्वेस्टमेंट बाय ऑल कैटेगरीज ऑफ AIF विल बी सब्जेक्ट टू सम जनरल कंडीशंस। AIF may invest in securities of companies incorporated outside India, यानी AIF बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता है subject to RBI guidelines and SEBI guidelines। कैटेगरी 1 और 2 ऑफ AIF मैक्सिमम एक इन्वेस्टी कंपनी में 25% कर सकते थे, पहला भी था। कैटेगरी 3 एक इन्वेस्टी कंपनी में 10% कर सकता है ऑफ इट्स इन्वेस्टेबल फंड्स, पहले भी था। चेंज क्या आया है, डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर AIF दे आर इन्वेस्टिंग इन वन इन्वेस्टी कंपनी। तो ये वर्ड, ये फ्रेज नया जुड़ा है। और एक पहले क्या था कि अगर आप अपने एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स की हाँ चाहिए होती थी बाय वैल्यू, ये अभी भी है। अब अगर आपने यूनिट्स ऑफ दोज AIF फंड्स विच आर मैनेज्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर और एसोसिएट्स ऑफ इस मैनेजर और स्पॉन्सर, उसके लिए भी आपको चाहिएगा। सो दीज जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैव अंडरगॉन लॉट ऑफ चेंजेस। तो आने वाले कई साल तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नाउ रेगुलेशन 16 हेडिंग डाल लो, कंडीशंस फॉर कैटेगरी 1 AIF। कंडीशंस फॉर कैटेगरीज 1 AIF, इन लोग कैटेगरी 1 AIF जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पहले भी था ये सब जगह, SPVs, LLPs, इन्वेस्टी कंपनीज और यूनिट्स ऑफ अदर कैटेगरी 1 AIF ऑफ द सेम सब कैटेगरी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो कोई भी AIF में इन्वेस्ट कर सकते थे, नाउ 1 वाले लोग जो है वो
वन कैटेगरी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ द सेम सब कैटेगरी। यानी पहले क्या था, इन एनी अदर AIF, तो अब यहां पे क्या कर दिया कि कैटेगरी 1 के अगर आप हैं तो कैटेगरी 1 में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी उसी टाइप के फंड में जो कैटेगरी 1 के अंदर वो फंड जो इन्वेस्ट कर रहा है उसी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ द सेम टाइप। उसी तरह कंडीशंस फॉर कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में भी ऐसा ही कुछ है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कैटेगरी 1 एज वेल एज इन कैटेगरी 2। उसमें भी पहले था इन यूनिट्स ऑफ अदर AIF, नाउ दिस हैज बीन आल्सो वेरी स्पेसिफिक कि 1 एंड 2 वाले कैटेगरी में ही कर सकते हैं। कैटेगरी 2 शैल इन्वेस्ट प्राइमरली इन अनलिस्टेड कंपनीज डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अदर AIFs। नाउ उसी तरह रेगुलेशन 18 इज फॉर कैटेगरी 3, दे में इन्वेस्ट इन, पहले भी था लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड व्हाट इज द न्यू लाइन जो पहले नहीं था पर अब आ गया है कैटेगरी 3 के लिए, यूनिट्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये जो वर्ड था, दे कैन इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ अदर AIF, पहले नहीं था बट दिस हैज बीन नाउ इंट्रोड्यूस्ड दैट दे कैन इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ अदर alternative investment funds. So this is the new line which we are seeing here. Category 3, they may deal in goods received in delivery against physical settlement of commodity derivatives. This is a new requirement for category 3. So category 3 वाले questions important हो सकते हैं because ये बहुत दिन बाद आया। category 3 का ये वाला जो question है ना, ये डिलीवरी के अगेंस्ट में गुड्स में डील कर सकते हैं, ये एक्चुअली पहले भी था 2019 से। नया वाला इज एक्चुअली ओनली दिस वन कि अदर AIF में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी एज सच यहाँ पर AIF में कोई चेंज मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट ऑल द सेम। तो जनरल कंडीशंस में चेंजेस आया कि अपने कितना % ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स एक इन्वेस्टिंग कंपनी में लगा सकते हैं, परसेंटेज में चेंज नहीं आया है। द चेंज हैज़ बीन ब्रॉट डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अदर AIFs, ये लैंग्वेज याद आ रहा है, और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ अदर AIF। ये सेबी और फंडिंग के अमेंडमेंट्स में वर्ड्स पर कमांड हासिल करना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस से और रिवीजन से आता है बार बार, रिमेंबर दिस। तो ये 15 वाला इज फॉर जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस। देन योर अगर आपको 70, अगर किसी अपने एसोसिएट्स और दूसरे में इन्वेस्ट करना है तो कितने % की हाँ चाहिए। फिर रेगुलेशन 16 इज कैटेगरी 1 AIF दूसरे कैटेगरी 1 AIF में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कंपनीज में कर सकते हैं, दूसरे LLPs में कर सकते हैं। कैटेगरी 2 वाले लोग 1 एंड 2 में कर सकते हैं, 3 वाले कोई अदर यूनिट्स ऑफ AIF में भी कर सकते हैं। तो ये हल्के फुल्के चेंजेस यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी सच बिग चेंज। बाकी फिर भी मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर और कुछ मुझे लगा देन आई विल श्योरली एम्फसाइज अपॉन दैट टू। कैटेगरी 1 एंजल फंड्स आपको ऑलरेडी बहुत पहले भी क्लास में आप किए हुए हैं, फाइनल्स में ज़्यादा आता है। यहाँ इंटर वालों को भी बेसिक तो ऑफ कोर्स पता होना ही चाहिए था दैट एंजल फंड, मैं रीड आउट करके रिवाइज करा रहा हूँ। इट्स अ टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड अंडर कैटेगरी 1 AIF फंड्स दैट रेज फंड्स फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, और एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? दे कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, दे कैन बी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑल्सो satisfying certain criteria, और इट कैन बी अनदर AIF फंड रजिस्टर्ड एज पुराने वेंचर कैपिटल फंड के अंदर रजिस्टर्ड थे, वो भी हो सकते हैं। एंड व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट हियर, एंजल फंड्स कैन रेज फंड्स बाय दे कैन ओनली इशू यूनिट्स टू एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड category 1 AIF fund which can raise money from angel investors, और angel investors, angel funds जो होंगे उनका कॉर्पस जो है वो एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। बुक्स में 10 लिखा हुआ होता था तो चेक कर लीजिएगा। आई हैव द लेटेस्ट सेबी मैनुअल इन माई हैंड, एकदम लेटेस्ट वाला, इसको आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो एंजल फंड सर मैंने गूगल में 10 देखा, गूगल में डेट ऑफ अपलोड देखना पड़ता है। कई लोग गूगल देखकर मेरे को फोन करते हैं, सर मैंने गूगल में तो 10 करोड़ देखा है, दैट्स रॉन्ग। एंजल फंड हैव अ कॉर्पस ऑफ एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज। एंजल फंड्स कैन एक्सेप्ट अप टू मैक्सिमम एंजल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 5 years, पहले 3 years था कई बुक्स में, इट इज अप टू 5 years। ओके, एंड एंजल फंड स्कीम्स लॉन्च करेंगे, अब अलग अलग टाइप के स्कीम्स, and no angel fund will have more than 200 angel investors। 200 से ज़्यादा angel investors यहाँ पर नहीं हो सकते।
An investment by an angel fund in a venture capital undertaking shall not be less than 25 lakhs and shall not exceed 10 crores. तो एंजल फंड का डिटेल ये जो फिगर्स और मैं बोल रहा हूँ दिस कैन कम इन फाइनल्स, बट इन एग्जीक्यूटिव हम लोग जब पढ़ते थे तो वी ओनली न्यू द बेसिक दैट एंजल फंड भी एक टाइप का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है जो मनी एंजल इन्वेस्टर्स से रेज करता है. और एंजल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ क्राइटेरिया है दैट जैसे यहाँ पे बोलते हैं, ये 2021 में आया था, लिख लो. एंजल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. Angel funds can invest in startups which are not promoted or sponsored by or related to any industrial group whose group turnover exceeds 300 crore rupees. Okay, कोई already कोई बड़े ग्रुप की लॉन्च स्टार्टअप नहीं होनी चाहिए. They are those startups which are not companies with family connection with any of the angel investors who are investing in the company. तो पहले क्या होता था, यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज़ करते थे वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, पर हम लोग अब बोल रहे हैं एंजल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. और बहुत सारे फिगर बेस्ड टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं लगता है अब आप एज ए स्टूडेंट याद कर सकते हैं, बट ये बेसिक चीज़ें याद हो गई दैट एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ venture capital fund category 1 AIF which raise money from angel investors. Angel investors are defined in SEBI regulations. Even individuals with certain criteria can be termed as angel investor. Body corporate are also angel investors. There are some conditions that angel investment funds invest कहाँ कर सकते हैं, वो funds investment by angel funds कहाँ हो सकता है. स्टार्टअप्स में करते हैं बट उसमें भी कुछ criteria है. एंड यूनिट्स ऑफ एंजल फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है शॉर्ट नोट के लिए, एग्जीक्यूटिव वालों को भी मैं बोलता था पढ़ के जाओ. दैट विल नॉट बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज. एंजल फंड अगर कभी पैसा रेस करते हैं कोई से, उनके यूनिट्स कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो सकते. यू मस्ट रिमेंबर दिस. एंजल फंड्स जब कोई से पैसा रेस करता है, उनका फंड जो है कोई से व्हेन दे रेज द मनी, दे यूनिट्स विल नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. एंड investment by an angel fund in a startup company or venture capital undertaking will be locked in for 1 year. 1 साल तक उस पैसे को आप उठा नहीं सकते. The investment will be locked in for 1 year. So these are some basics जो हमें पता होना चाहिए था when we talk about AIF. Thank you so much. और अगर कुछ छोटे लिंक्स हुए, एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोडर अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने मार्क्ड PDF भेजा उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, या PPT's वेबसाइट पर है. Yes, am I audible? Hello everyone. In this small video clip, I am basically summarizing the SEBI loader regulations amendments. SEBI LODR पर हमने डिटेल्ड जूम सेशन कंडक्ट करवाया था 3-4 महीने पहले, जहां पर आपने फ्रॉम द स्क्रैच वी ऑर्गेनाइज फॉर यू एवरीथिंग इन डिटेल, ऑलमोस्ट ऑल द रेगुलेशंस ऑफ SEBI LODR. But आज इस वीडियो में we are talking about the amendments which have been summarized in ICSI MAT in their supplements. तो आपके मैट में टर्न द पेजेस मेरे और आपके सेटिंग्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं. जहां पर भी SEBI LODR के अमेंडमेंट्स दिखाई दे रहे हों, आप पहले वहां पर टर्न कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और वहां पर आ जाइए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेगुलेशन नंबर 21. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, हाईली प्रोबेबल फॉर योर एग्जाम. और सर अगर आप मैं यही पढ़ के गया और नहीं आया तो सब कुछ पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, सर आपने तो बोला था वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो पूरी रात रिस्क मैनेजमेंट कमिटी पढ़ रहा था, मेरा लाइफ रिस्क में आ गया. सो प्लीज बी मैच्योर्ड. इन प्रोफेशनल एग्जाम्स देयर इज नथिंग कॉल्ड कि बस यही पढ़ो और यही आ जाएगा. सब पढ़ना है, ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सम टॉपिक्स विच वी से दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हो सकता है वो नहीं आए, बट ऑफकोर्स यू आर सपोज टू नो दिस वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, तो ये रेगुलेशन 21 है SEBI LODR रेगुलेशंस का. और ये कमिटी पहले एप्लीकेबल होता था टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को. टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को ये कॉन्सेप्ट पहले एप्लीकेबल होता था. और ये टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज पहले कैसे होते थे? बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन से. तो अमेंडमेंट क्या है, मैंने ओल्ड भी लिखा है और न्यू भी लिखा है. और अब क्या है, दिस विल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज. समय समय पर चेंज होता रहता है, हो सकता है कुछ साल बाद आप 1500 देखोगे, 2000 देखोगे. तो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को ये एप्लीकेबल होता है उनके इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, उस हिसाब से दिस बिकम्स एप्लीकेबल. ओके,
तो सर अमेंडमेंट क्या है, देखो ध्यान से, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के कॉम्पोजिशन में लिखा था मिनिमम 3 मेंबर्स, 3 डायरेक्टर्स नहीं लिखा है, बोलते 3 लोग रहें, मेजॉरिटी ऑफ दोज 3 मिनिमम 3 रहें, या सपोज आप 5 रख रहे हैं तो 3 से तो ज्यादा ही है, बट 5 में से मेजॉरिटी आपके मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी नहीं है, 3 में से 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए थे, सर मैंने तो 5 रखा है तो 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए थे। सर ये कैसे निकाल रहे हैं आप, सिंपल लाइन, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शुड बी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले भी था अभी भी है। सर तो नया क्या आया है, नया ये आया है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको जो न्यूली एडेड है, और इन कमिटी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, दिस इज द न्यू लाइन, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी होता है यहां पर, वेरी गुड। एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, जिसके ये पहले से भी था, जिसके सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं अपने प्रमोटर्स और को, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये लाइन पहले भी था, ये लाइन जो अभी आया है दैट इज बेसिकली दिस वन, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में होना जरूरी हो गया है। तो आपने नोट्स में पॉज करके मेरे पुराने नोट्स में ये ठीक कर लीजिए, दैट्स अ सिंपल चेंज। ओके, कितने मीटिंग्स ये करेंगे, पहले वंस था सर, हाँ मैंने आपके नोट्स में वंस देखा है, पुराने सजेस्टेड आंसर्स में वंस पढ़ रहा था, यस, पर अब क्या हो गया, साल में 2 बार मिलेंगे ये। एंड एक नया लाइन और ऐड हुआ है, तुम भी लिख लेना, अर्लियर इट वाज वंस, नॉट मोर देन 180 days shall elapse between 2 consecutive meetings, 2 मीटिंग्स के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग्स हैं, 2 मीटिंग्स के बीच में 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए यहां पर। तो ये भी एक नई चीज है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज पर सेबी लोडर टॉक अबाउट देयर कॉम्पोजिशन, द नंबर ऑफ मीटिंग्स, तुम सिर्फ ट्वाइस लिख के आ जाओगे, पर सेकंड एस्पेक्ट भी कवर करना होगा कि 2 मीटिंग्स के बीच में जो गैप है वो 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। इज इट फाइन? द नेक्स्ट वन, कोरम की बात हो रही थी, कोरम में सर क्या चेंज आया है, कोरम आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम, और देयर इज अ चेंज इन द कोरम ऑल्सो। कोरम में जो चेंज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं यहां कोरम को लेकर, आई थिंक दिस इज टोटली न्यूली इंसर्टेड, रेगुलेशन 21 में एक सब रेगुलेशन 3B पूरा नया इंसर्ट हुआ है। कोरम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पहले डिफाइंड नहीं था, पर इस पहली बार अब डिफाइंड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर, और उसमें से भी एक, ये कमिटी के मेंबर्स की बात हो रही है, 2 मेंबर्स, आई डिड नॉट से 2 डायरेक्टर्स, क्योंकि कमिटी में मिनिमम 3 मेंबर्स बोले गए थे। अगर वापस देखो, इसलिए कमिटी का आने का हाई चांस है। मेजॉरिटी ऑफ देम वेर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड कोरम की लैंग्वेज क्या आ रही है, 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एक डायरेक्टर तो मौजूद हो आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग्स में। सर साल में कितनी होती है, अब पढ़े थे 2, and time gap between 2 meetings cannot exceed 180 days. Okay, is it fine? And एक नया लाइन और ऐड हुआ है कि इनके पास जो रोल्स एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, that will mandatorily include the performance of functions which are specified in part D of schedule 2 to SEBI LODR regulations. schedule 2 में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए रहते हैं, उनमें से उनके जो भी पार्ट क्या लिखा हुआ है, पार्ट डी में जो जो ड्यूटीज हैं वो आपके मिस नहीं होने चाहिए। आई जस्ट चेक इट आउट। यस, रोल ऑफ कमिटीज दिया हुआ है पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 में, जहां रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का भी बहुत बड़ा रोल एक ऐड हुआ है। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन योर अदर सब्जेक्ट्स इट माइट बी आस्क्ड कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का रोल क्या है, आखिर ऐसा क्या दिया हुआ है। दैट इज ऑल्सो रिटन हियर कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रोल्स के बारे में जस्ट मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। दे फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ऑफ कोर्स नाम से पता चली गया है। दे इंश्योर दैट सिस्टम्स आर इन प्लेस टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। दे ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। दे पीरियोडिकली रिव्यू द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, बना दिए क्या और चेंजेस लाने की दरकार है। To keep the board informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken. ये नया इंसर्ट हुआ, इनके रोल को
पहली बार सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में इंसर्ट किया गया है। एंड द अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड द टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द चीफ रिस्क ऑफिसर, जो कंपनी का चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, उसका अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विल कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज विद अदर कमिटीज जहां पर भी उसको दरकार पड़े। यानी अगर मैं इसके रोल के बारे में बोलूं, रिपीट कर रहा हूं, आप पॉज करके बाद में लिख लेना, रिवाइंड करके। दे फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ओके, जिसमें आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी रहेगा। दे ensure that systems are in place, processes are in place to monitor and evaluate various type of risks which the company might face, to monitor the implementation of the risk management policy, to periodically review, यानी कि सिंपल में बोलूं तो फॉर्मुलेशन इनका है काम, इंप्लीमेंटेशन इनका काम है पॉलिसी का, भविष्य में चेंज लाना है तो भी इनका काम है, एंड कंपनी को और क्या क्या रिस्क अफेक्ट कर सकता है वो देखना इनका काम है। एंड अपॉइंटमेंट, रिमूवल, terms of remuneration of the chief risk officer that will be subject to the review by the risk management committee। तो सारा दुनिया पढ़ के जा रहा है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का कोरम, कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ मीटिंग्स। मुझे लगता है दे विल आस्क दिस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 आप मुझसे मंगवा लीजिएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो लोग मंगवाएंगे मैं मानूंगा वही असली में वीडियो देखें, और मैं वेबसाइट पे भी पोस्ट करवा देता हूँ रोल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी नोट्स बोलकर, ठीक है। वेरी गुड, नाउ दिस वाज अ गुड वन। एक बाकी अमेंडमेंट्स बहुत बहुत सिंपल हैं जो मुझे लग रहा है पर्सनली। जैसे रेगुलेशन 24 में था कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी, ये रेगुलेशन 24 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का है, कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी अपनी मटीरियल सब्सिडरी का, रेगुलेशन 24 में मटीरियल सब्सिडरी का डेफिनेशन आपको याद है, एक सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ एक्सीड करती है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरीज इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। तो आप अगर अपने मटीरियल सब्सिडरी का शेयर्स डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं जिससे आपकी मटीरियल सब्सिडरी में होल्डिंग लेस दैन 50% हो जाए या एग्जैक्टली 50 भी हो जाए, इक्वल टू वर्ड बस ऐड हुआ है, तो ये आप नहीं कर सकते अगर आपने एसआर इन जनरल मीटिंग पास नहीं किया है। विदाउट पासिंग एसआर यू कैन नॉट डू दिस। तो यानी सिंपल इंग्लिश, आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग यू कैन डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन योर मटीरियल सब्सिडरी विच विल रिजल्ट इन रिडक्शन। पहले इक्वल टू 50% था, लेस दैन 50% था, अब इक्वल टू वर्ड अटैच कर दिया गया। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल चेंज, नथिंग वेरी टेक्निकल। सेक्रेटरियल ऑडिट रेगुलेशन 24A, इसमें क्या हुआ है आप देखोगे, जो ग्रीन इंक है ये नया जुड़ा है। दिस ग्रीन इज अ न्यू इंसर्शन इन द सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट हर लिस्टेड कंपनी को करवाना पड़ता था एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज को भी, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज जो होती हैं उनको भी करवाना पड़ता था। दिस सेक्रेटरियल ऑडिट मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज को भी करवाना पड़ता था। एंड दे विल एनेक्स अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द एनुअल रिपोर्ट। यानी एनुअल रिपोर्ट के साथ वो एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच कर देते थे पीसीएस के द्वारा। अब चेंज क्या आया है, एनुअल रिपोर्ट में तो सेक्रेटरियल ऑडिट जा ही रहा था, अब every listed company will submit a secretarial compliance report in the prescribed form to the stock exchange within 60 days from the end of the financial year। वर्ड क्या है यहां पर, प्लीज लिखो सब कोई, secretarial compliance report। तो ये सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जिसका एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, बहुत टाइप के कंप्लायंस का डिस्क्लोजर्स होगा, बेसिकली लॉज का। तो ये सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट पूछता है एग्जाम में कब सबमिट होना चाहिए, स्टूडेंट्स लिख के आएंगे विद द एनुअल रिपोर्ट, बट द वर्ड इज व्हाट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इज फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर मार्क्स कटेंगे बच्चों के इस बार। एंड जो लोग सिर्फ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करके खुश हो जा रहे हैं, इन टैक्स एंड इन सेबी पेपर पास्ट एग्जाम से आप देखोगे 25 मार्क्स आएगा, 75 मार्क्स विल बी समथिंग वाइब्रेंट, न्यू, डायनामिक, न्यू अमेंडमेंट्स, लास्ट 2-3 टर्म के अमेंडमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अपने लोग रिपोर्ट फाइल करते थे, सर हो गया ना ऊपर, वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट था। फिर एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट था, और अब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट।
पहले क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर जाता था। सर मैंने YouTube में लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस देखे, वहां लोग यही बोल रहे हैं, रॉन्ग है, बिकॉज आप क्या है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये सब कब हुआ चेंजेस? 2021। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन कि आप जब आईपीओ से पैसा रेस करते हैं, पैसा कोई पर्पस के लिए आप रेस करते हैं और उस पर्पस के लिए आपने यूज नहीं किया है, तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन सबमिट करना पड़ता है कि कैसे यूज हुआ है, और ये फ्रॉम द मॉनिटरिंग एजेंसी आपको स्टेटमेंट लेना पड़ता है। तो पहले था कि आप सबमिट करते थे, पर अब ये टाइमलाइन आ गया है विद इन 45 डेज। लैंग्वेज ध्यान से देखिए, रेगुलेशन नंबर 32। अच्छा, रेगुलेशन 31 कैपिटल ए, इट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रेगुलेशन 31A, दैट इज reclassification of any person as promoter or public, ये पहले करवाया हुआ था, that was 31A, still very very important, तो I'm assuming you have not forgotten that। तो देखिए यहाँ पे 21 दिन हो गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बहुत दिन से आप पढ़ रहे थे, अब ये भी 21 दिन हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन 45 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको ये जमा देना पड़ता है। इज इट फाइन? उसी तरह एक रेगुलेशन 34 था, पहले था, इसमें काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएगा लैंग्वेज को लेकर। इसमें क्या हो गया देखिए कि अब रेगुलेशन 34, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। एनुअल रिपोर्ट के अंदर देयर इज सब क्लॉज 2.F, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी में क्या क्या रहेगा, audited financial statements, its consolidated financial statements, cash flow statement, board's report, management discussion and analysis report, and top 1000 listed entities based on the market capitalization। top 1000 listed entities को एक business responsibility statement जमा देना पड़ता था। अंडरस्टूड कि उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिया है। एनवायरमेंटल ई लिखा हुआ है, देखो एनवायरमेंटल, सोशल एंड अपने कंपनी के गवर्नेंस इनिशिएटिव्स उनके क्या हैं, कैसी तरह एथिक्स फॉलो हो रहा है, ये पहले भी देना पड़ता था। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट विल बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर द ईयर 21-22 एंड फ्रॉम 22-23 2022-23 से क्या होने वाला है, दे विल सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी and look at the word business responsibility and sustainability report। कोई चाहे तो मैंडेटरी 21-22 में भी दे सकता है, पर कब मैंडेटरी हो गया है? 22-23 से टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट where they will highlight ESG initiatives, full form आपको लिखना पड़ेगा। Is it fine everyone? Very good। उसी तरह यहाँ पर छोटे छोटे अमेंडमेंट्स अपने को और दिखाई दे रहे हैं। पहले जब हमें सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था कि सारे शेयर सर्टिफिकेट्स हमने इशू कर दिया है, जब भी किसी ने हमें अप्लाई किया है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन या कंसोलिडेशन, सब डिविजन का केसेस होता था, हमने सब टाइमली इशू कर दिया था। That all certificates have been issued within 30 days of the date of lodgement for transfer। Earlier ऐसे सर्टिफिकेट्स हमें साल में 2 बार देना पड़ता था। Earlier the same was required to be submitted within 1 month of the end of each half year। और अब क्या हो गया है, अगर आप ये देखोगे रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 9, the listed entity shall ensure that the share transfer agent will produces a certificate, या in-house share transfer facility company produces certificate from practicing company secretary within 30 days from the end of financial year। एक ही बार वन टाइम सर्टिफिकेट कर दिया है, पहले हाफ ईयरली 2 बार जाता था, अब एक ही बार देना है कि हमने साल में जो भी एप्लीकेशंस आए थे उसको हमने ऑल सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड विद इन 30 डेज। जब भी हमारे पास अप्लाई कोई लेने के लिए आता है कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ ट्रांसफर, सब डिविजन, कंसोलिडेशन, सारे चीज़ें हमें 30 डेज के अंदर कर दिया हो। ओके, दिस इज 40 सब रेगुलेशन 9।
नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ये किस कंपनी के लिए जरूरी होती थी? द टॉप 1000 listed entities based on market capitalization, they will formulate a dividend distribution policy disclosed on the website of the listed entity. Top 1000, and a web link of this policy will be given in the annual report. Web link. Voting results हम लोग हमेशा पढ़ते थे that within 48 hours of the meeting हमें वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना पड़ता था और स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ता था. अब ये विदिन 2 वर्किंग डेज कर दिया है. वेरी गुड. तो इट्स अ बिग रिलीफ. छुट्टी वुट्टी बीच में पड़ रहा था, 48 आवर्स का टेंशन नहीं है. विदिन 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग डिटेल्स हमें देना पड़ता है. फिर कुछ चीज़ें आई हैं कि वेबसाइट पे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं. ये लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है. ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ द मीटिंग्स विच यू आर कंडक्टिंग, और ये कब देना है? वेबसाइट पर कंपनी के आना चाहिए एंड बिफोर द नेक्स्ट trading day or within 24 hours of the conclusion of the calls, whichever is earlier. A long list is given. ये एक बार रीडिंग करते ही आप समझ जाएंगे कि किस किस टाइप के मीटिंग्स का डिस्क्लोजर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स इट विल बी वॉलंटरी फ्रॉम दिस ईयर एंड कब मैंडेटरी हो जाएगा. जो मीटिंग सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए बुलाई गई हो, या जब हम पॉलिसी डिस्क्लोजर्स करते हैं फॉर मटीरियल इवेंट्स, या डिस्क्लोजर ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ KMP, इन टाइप की चीज़ों के लिए वी हैव द वेब साइट कंप्लायंस. ओके. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज उन बोर्ड मीटिंग का करना ज़रूरी होगा. ओके. ओ वेरी गुड, वेरी गुड. लुक एट द लैंग्वेज. लिस्टेड कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड, रिलीफ है ये, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश द फॉलोइंग. नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जहां पहले फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होता था, या नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस हम लोग डिस्कस करते थे, वो अब हमें, या स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन पहले न्यूज़पेपर में भी देना पड़ता था, या बोर्ड मीटिंग जहां फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश होता था वो न्यूज़पेपर में ऐड करना था, तो अब ये ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो लिस्ट से डिलीट हो गया है. दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन डिलीटेड. इज इट फाइन एवरीवन? रेगुलेशन 47 पक्का. और ये ESG पैरामीटर्स हमने देखा था, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ये टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए 22-23 से मैंडेटरी हुआ था. सो दिस इज अबाउट द SEBI LODR रेगुलेशंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द कंप्लायंस सर्टिफिकेट. रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3, यहाँ पर भी एक टाइमलाइन चेंज हुई है. विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अर्लियर साल में 2 बार देना पड़ता था. Now, if you can recall what was regulation 7 sub regulation 3, अगर आपको ये याद आ जाए कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे कंप्लायंस सर्टिफिकेट. ये कौन सी कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात हो रही है? इफ यू कैन राइट, ये शेयर ट्रांसफर, ऑल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी से रिलेटेड था. याद आया आपको? शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ कंप्लायंस के बारे में. कि सारे जो हमारे शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी हैं वो हम इन हाउस मेंटेन करते हैं, और कई बार हम रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है. अगर द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सीड्स 1 लाख, देन इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार, और अप टू 1 लाख इट कैन बी इन हाउस डन, एंड वी हैव डन इट प्रॉपरली. तो ये एक डिक्लेरेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 टाइम नाउ. पहले ये 2 बार जाता था. नाउ ये अमेंडमेंट्स को देखने के कारण व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स फॉरगेट द बेसिक्स, दे डोंट स्टडी SEBI LODR प्रॉपर्ली. मैं आज भी बोलूंगा रेगुलेशन 31A लिख लीजिएगा. रेगुलेशन 31A स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. लोग से अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे और पता चलेगा अमेंडमेंट से नहीं आया, पुराने जो इंपॉर्टेंट वाले थे वहीं से पेपर आ गया. तो 31A वेरी इंपॉर्टेंट. 33 जहाँ हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो LR रिपोर्ट और ये पढ़ते थे, मेरे नोट से आप पढ़ के जाओगे. 33 इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसे मैं मार्क करवा दे रहा हूँ आपको फिर से, वरना आप भूल जाओगे. उसके अलावा मुझे पर्सनली लगता है ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड थे ना कई चीज़, कमिटीज़ तो आते ही है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी आपको आना चाहिए. इवन इन कंपनी लॉ गवर्नेंस पेपर दे कैन आस्क दीज क्वेश्चंस. ओके,
Thank you so much. So these were basically a short revision of SEBI LODR regulations. और LODR के लिए Zoom sessions जो conduct किए गए थे उसमें you must have seen lot of PPTs. If I have in my laptop, I'll try to show it what level of PPTs were prepared. Yes, ये देखिए मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ. Look here everyone. ये बिजनेस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में हो रही थी. याद आया आपको कुछ? ये तो AGM से 6 मंथ्स होता है, पर टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज के लिए 100 है, ये 1000 नहीं. आज बार बार 1000 पढ़ रहे थे. विदिन 5 मंथ्स होता है. एंड 1 वे लाइव स्ट्रीमिंग भी इन लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है. ये विदिन 2 वर्किंग डेज ऑफ जनरल मीटिंग वी हैव टू सबमिट ई वोटिंग रिजल्ट्स. तो 48 आवर्स था ना, ये 2 वर्किंग डेज हो गया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. रिकॉर्ड डेट जो आप डिसाइड करेंगे, कितने दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है. 7 वर्किंग डेज है कहीं कहीं जगह, 3 वर्किंग डेज है किसी किसी जगह. तो ये पीपीटी आप ज़रूर वेबसाइट से देख लीजिएगा. पीपीटी सेक्शन के अंदर सेबी लोडर के 2 पीपीटीज आपको वहाँ पर मिलेंगे. ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन के जो केसेस होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र्स आपके रजिस्टर हो जाने चाहिए 15 दिन के रिक्वेस्ट आने के अंदर. और जब डीमैट फॉर्म में होता है और ट्रांसमिशन के रिक्वेस्ट आते हैं तो 7 दिन, फिजिकल मोड में 21 डेज. ट्रांसफ़र में शेयर सर्टिफिकेट में आप बोलोगे 30 डेज आपने पढ़ाया, अभी 5 मिनट आगे. ये दूसरी चीज़ है. ट्रांसफ़र्स आपके रजिस्टर हो जाने चाहिए विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट यू रिसीव द ट्रांसफ़र एप्लीकेशन. उसी तरह रिजल्ट्स फर्स्ट 3 क्वार्टर्स के इट इज़ विदिन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. कैन यू सी द लैंग्वेज. और अनऑडिटेड जमा दे सकते हो विथ LR या ऑडिटेड विथ ऑडिट रिपोर्ट. ये कौन सा रेगुलेशन है, याद आ गया होगा आपको. रेगुलेशन नंबर 34 आई थिंक. रेगुलेशन नंबर 34 चेक कर लेते हैं एक बार बेयर रेगुलेशन में. या ऑफ कोर्स या 33, आई एम सॉरी, रेगुलेशन 33. और लास्ट क्वार्टर में विदिन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑडिटेड विथ ऑडिट रिपोर्ट. और इन केस द लिस्टेड कंपनी हैज सब्सिडरीज इन एडिशन टू दीज थिंग्स they will also submit quarterly and annually consolidated financial statements. यानी जो listed entities है उनको quarterly भी consolidated जमा देना है और annually भी consolidated जमा देना है. तो this PPT will help you to revise the big discussion in lesser time. उसी तरह यहाँ पर disclosures की बात हो रही थी, क्या क्या disclosures important थे, promoters को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लिस्टेड कंपनी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और ये सब चीज़ों का कोई ड्यूज तो नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का. ये रीक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपीटी से आपको और बेटर याद आएगा. सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस इन द जूम सेशन. सो मटीरियलिटी कैसे डिसाइड होता है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल ऑथराइज 1 or more KMPs for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to the stock exchange. And the listed entity will disclose on its website all information which has been disclosed to a stock exchange, and such disclosures will be hosted on the website for minimum 5 years. यानी कि amendment क्या आया है, the name of the KMP who is authorized for determining materiality. अब ये disclose करना पड़ेगा कि किस KMP को हमने materiality determine करने के लिए authorize किया है. Which KMP has been basically authorized. लैंग्वेज चेक कर लो एक बार. तो ये कुछ मटेरियल इवेंट्स की बात हो रही है. रेगुलेशन 30 के आसपास हम इन चीज़ों को पढ़ते थे. लुक एट द वर्ड्स प्लीज. रेगुलेशन 30 में था डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन. ओके सर. उसके बाद कुछ कुछ इवेंट्स तो हमें 24 घंटे के अंदर बताने पड़ते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स हमें मीटिंग के 30 मिनट्स के अंदर बताने से भी चलते हैं. बताना ही और जल्दी जब बताना पड़ता है. लाइक योर बोर्ड डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बाईबैक विद इन 30 मिनट्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग. तो इस चार्ट से बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है. वेरी ब्यूटिफुल चार्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. तो
डिविडेंड ये 30 मिनट्स के अंदर हमें बताना, और ये वाले 24 आवर्स के अंदर। ओके, हम लोग पीछे जा रहे हैं ना। और बाईबैक और ये सब डीलिस्टिंग, ये सब के प्रपोजल वाली बोर्ड मीटिंग का खबर आपको इतने दिन पहले देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। और ये 11 वर्किंग डेज, ये कौन से बोर्ड मीटिंग के लिए, 11 कौन से मैटर के लिए, कुछ मैटर्स के लिए 11 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ता है, ये सब के लिए 2 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ता है। मटीरियल सब्सिडरी के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि अगर आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो एसआर के बिना आप नहीं कर सकते। ओके, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ वाला जो है वो मटेरियल सब्सिडरी बैठता है। देखिए मटेरियल सब्सिडरी का ऐसे नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, दैट इट जहाँ पर आपकी सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ इज एक्सीडिंग 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। अब आप बोलेंगे आप तो 20% बोल रहे थे, 20% वाज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉज। रेगुलेशन 24 में, ओनली फॉर रेगुलेशन 24 इट वाज 20%, अदरवाइज it is 10% or more of the consolidated income or net worth. Okay, and what else? Related party transactions का disclosure is very very important for company law governance paper के लिए भी कि a transaction with related party is material as per SEBI loader if the transaction to be entered individually or taken together with the previous transaction exceeds 10% of the annual consolidated turnover। कंसोलिडेटेड टर्नओवर को आप देखोगे और फिर डिसाइड करोगे। सारे ट्रांजैक्शन उस पार्टी के साथ क्लब हो जाएंगे एंड व्हेन इट एक्सीड्स 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर, द लिस्टेड एंटिटी विल सबमिट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। मुझे पब्लिश करना पड़ता है विद इन 30 days ऑफ दिस फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करने के अंदर इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द accounting standards for annual results to the stock exchange and publish the same on the website. Related party transactions के कुछ policies होते हैं, वो review करना चाहिए once in 3 years। तो related party transactions में SEBI loader के requirement क्या है? Review the policy of related party transactions every 3 years। ये वाला disclosure जो है, language दिख रहा है आपको? हाफ ईयर खत्म होते जो ये आपके पब्लिश होते हैं स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कब मटेरियल माना जाएगा, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है उसको लोडर में और थोड़ा वाइडन कर दिया गया था। दिस डेफिनेशन वाज लिटिल वाइडर। सो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 188 में लिस्ट है, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड। ओके, एंड यहाँ पर शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज ओनली फॉर मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सिर्फ जो मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होंगे जैसे ये वाले, इनके लिए आपको लगने वाला है शेयर होल्डर्स अप्रूवल, बट आपको कंपनी लॉ का कंप्लायंस करना ही होगा इफ यू आर अ कंपनी नेचुरली। सो दिस इज बेसिकली सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम यहाँ पर देख रहे थे। So broadly what we have seen that LODR is very very important, जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। रेगुलेशन 33, रेगुलेशन 31A, सर मुझे उतना याद नहीं है तो कम से कम अमेंडमेंट्स तो ज़रूर करके जाना। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स, किस तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लोडर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी पॉलिसी कैसे रिव्यू करनी चाहिए, कब हम बोलते हैं मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर वेरियस कमिटीज चैप्टर में भी हम लोग लोडर को कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ते थे कंपनी लॉ में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन दोज थिंग्स हियर ऑल्सो। बट फिर भी मुझे पर्सनली लगता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, पर हो सकता है आ जाए ऑडिट कमिटी जो हमेशा से इंपॉर्टेंट था। सो डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। सो दिस टेक्स केयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेबी एलओडीआर इंपॉर्टेंट स्टफ। पीपीटी जरूर देखिएगा, उससे आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।